एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलेटेड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सभी जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया था, ठीक है। अडॉप्ट कब किया था हमने? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यहाँ 1950 है। देखिए, कभी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक होता है। थोड़ी सी बात करते हैं, इसमें पार्ट्स कितने हैं? 22, शेड्यूल्स कितने हैं? 12, ठीक है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंदी, मतलब आप लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को हमने दो और चीज़ें अडॉप्ट की थी। क्या थी? इस दिन हमारा नेशनल एंथम आ गया था, साथ ही नेशनल सॉन्ग आ गया था, ओके। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनको प्रेम रायजादा भी यूजुअली लोग कहते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्रियम्बल। प्रियम्बल इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी अगर आपके एग्जाम में आता है, तो वो वाले बच्चे समझ गए होंगे कि प्रियम्बल से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सपोज इसमें पूछते हैं कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया था? तो आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से, ठीक है। तो बहुत ब्रॉड है। अगर आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ना चाहें, उसमें भी अगर स्पेसिफिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कुछ है पढ़ने और समझने के लिए। कभी अगर टाइम मिला तो फिर डेफिनेटली हम लोग करेंगे इसको सेपरेट टॉपिक बना के। आप कमेंट्स में लिखिएगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज हम करेंगे 26 और 27 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन? तो कौन सी कंट्री ने एक कॉन्फ्रेंस बैठाई है टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर? आंसर है मलेशिया। तो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ मिलके चौथी एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, जो कि टाइगर कंजर्वेशन पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। और इंडिया के मिनिस्टर कौन है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव। इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट इस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि हम लोग भी काफ़ी सारे एफर्ट्स करेंगे टाइगर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग टाइगर रिजर्व्स की बात करेंगे। जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, वो सब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में? आंसर है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में? टोटल हैं 53। याद रखिएगा 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारा? रामगढ़ विषधारी। और उसके बाद अभी हाल ही में 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद अगर बात करें इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है? आंसर है मध्य प्रदेश। सेकेंड नंबर पे है कर्नाटका, फिर है उत्तराखंड, उसके बाद है महाराष्ट्र एंड देन है तमिलनाडु। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है टाइगर्स की? तो डिफरेंस समझते रहिएगा। यहाँ पे हमने स्टेट की बात की थी, अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है। तो आंसर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। आपको कॉमेंट्स में बताना है कि ये कौन से स्टेट में लाई करता है। अगर फर्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करें, पूरे इंडिया का सबसे पहला टाइगर रिजर्व वो कौन सा है? बांदीपुर। कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। अब हम लोग कुछ और टाइगर रिजर्व्स देख लेते हैं जो कि आपके स्टैटिक का हिस्सा होते हैं। मतलब यूजुअली पूछ लिया जाता है कि ये वाला बता दीजिए कौन से स्टेट में है, ये वाला बता दीजिए। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व न्यूज़ में भी था, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड है बांदीपुर और भद्र,
ये दोनों हैं कर्नाटका में। फिर पेरियार है केरला में। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना, ये चारों हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद वाल्मीकि, ये बिहार का ओनली एंड ओनली नेशनल पार्क है, साथ ही टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा पालमऊ कहाँ है? झारखंड में है। फिर है रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, ये तीनों हैं राजस्थान में। ओके। फिर है सिमलीपाल और सटकोशिया, ये दोनों हैं उड़ीसा में। उसके बाद है सह्याद्री, ये है महाराष्ट्र में। फिर है अनामलाई और मुडुमलाई, ये दोनों हैं तमिलनाडु में। उसके बाद अगर बात करें तेलंगाना की तो यहाँ पे एक और है अमराबाद, अमराबाद में न्यूज़ में था लास्ट ईयर। और फिर सुंदरबन और बक्सा, ये दोनों हैं वेस्ट बंगाल में। दूधवा और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। और इसके अलावा एक लास्ट देख लेते हैं राजाजी, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, आई होप कि आप नाम तो एटलीस्ट जानते होंगे, बस यहाँ पे पर्पस क्या था एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना। ओके। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, काजूवली वेटलैंड, इसको हाल ही में बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। इसके अलावा एक वेटलैंड है जिसका नाम है हैदरपुर, याद रखिएगा कि ये 47th रामसर साइट बन गई है इंडिया की हाल ही में। ओके। आपको कमेंट्स में मुझे बताना है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द कोयला दर्पण पोर्टल? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोयला की बात हुई है तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलीज किया है रिलेटेड टू द कोल सेक्टर। ठीक है, तो टोटल 9 KPIs अभी हैं इस पोर्टल के अंदर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल कोल और लिग्नाइट का प्रोडक्शन कैसे होना है, फिर स्टेटस क्या है कोल स्टॉक का, जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं इसमें, फिर ब्लॉक्स ऑफ एलोकेशन भी इसमें आ जाता है। उसके बाद जो मेजर कोल माइंस हैं उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है, ये भी फैक्टर इसमें आता है। और साथ ही इसके अलावा कोल प्राइस भी आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल अभी 9 इंडिकेटर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वीक हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रोसेस शुरू किया है जिसके अंदर में ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे किस चीज़ का? इंडिया के क्रिमिनल लॉज का। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो भी हमारे लॉज हैं क्राइम से रिलेटेड, उनको एक बार रिव्यू किया जाएगा। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सजेशंस मांगे हैं चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट से, फिर जो भी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे, फिर बार काउंसिल से, और जो भी इंडिया में लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये प्रोसेस किसने इनिशिएट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। उसके अलावा हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कमेटी बैठाई है जिसकी हेड कौन है? इंदु मल्होत्रा। किस पर्पस के लिए ये कमेटी? हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जब हाल ही में पंजाब विजिट पर गए थे तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज उठ गए थे। तो उन्हीं चीज़ों को टैकल करने के लिए इस कमेटी को बैठाया गया है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी चूक देखने को मिली सिक्योरिटी के पर्पस से प्राइम मिनिस्टर के। साथ ही साथ ये कमेटी और भी चीज़ें बताएगी कि फॉर एग्जांपल हम और क्या कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा हेड कौन है इस कमेटी की? इंदु मल्होत्रा। इसके अलावा हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने हाल ही में 20 स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। ठीक है, इनका लागत कितना है? 30 करोड़ रुपए। तो बेसिकली 20 रिसर्च प्रोजेक्ट में से 16 क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और कौन से हैं ये 16? 5 जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, फिर 4 इंडस्ट्री और प्रोटेक्टिव एरियाज से रिलेटेड हैं, फिर 3 जो है एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड हैं, बाकी के 3 टेक्सटाइल वेस्ट का जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है उसके लिए हैं, और एक हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये जो 20 स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर अप्रूव हुए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशा मलिक बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो आयशा मलिक कौन से कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली वुमेन जज बन गई हैं? आंसर है पाकिस्तान। देखिए, जब भी कभी हिस्टोरिकल चीज़ें हम पढ़ते हैं ना कि सबसे पहली बार ये कब हुआ था या ऐसा कब हो गया है पहली, जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनिशिया बन गई थी नजला बॉर्डन। इसके अलावा हमने देखा था यूरोपियन पार्लियामेंट में हाल ही में जो इसकी प्रेसिडेंट बनी है वो सेकेंड टर्म के लिए बनी है। आपको उनका नाम कमेंट्स में बताना है, हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं कि फर्स्ट हैं, सेकेंड हैं, कोई चीज़ अगर हिस्ट्री में पहली बार हुई है तो फिर वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने
हाल ही में इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है। तो अब ये जज कब तक रहने वाली हैं? जून 2031 तक। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले नेक्स्ट IMF चीफ हमारे कौन है? पियर ओलिवियर। उसके बाद रॉकेट साइंटिस्ट S सोमनाथ बन गए हैं हमारे नए इसरो चीफ। इसके अलावा रघुवेंद्र तनवार ये अपॉइंट हो गए हैं एज चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके अलावा हमने देखा था कि नरेंद्र कुमार गोयनका ये अपॉइंट हो गए हैं एज न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? डॉक्टर A शक्तिवेल को। ठीक है, फिर है शेर सिंह बी ख्यालिया, ये अपॉइंट हो गए हैं एज CEO ऑफ अदानी पावर। इसके अलावा हमने देखा था लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये बन गए हैं हमारे नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ। और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हमने हाल ही में देखे थे। फॉर एग्जांपल विक्रम देवदत्त ये हमारे नए चेयरमैन और MD बन गए हैं एयर इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, और मिस्टर बलविंदर सिंह नकई जो कि चेयरमैन ऑफ इफ्को थे, इनको हाल ही में किसने रिप्लेस किया है? दिलीप संघानी ने। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं। चंचल कुमार ये हाल ही में अपॉइंट हो गए हैं एज MD ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये वर्क करती है किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो इस तरह से क्विकली रिवाइज करते चलेंगे ताकि कुछ भी भूले नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द स्ट्रीटस्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स प्रोजेक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ यूरोपियन सिटीज। तो कौन सा ऐसा स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जो कि यूरोपियन सिटीज के लाइन में, मतलब उनके जैसे अपनी रोड्स को भी उस तरह बनाना चाहती हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? दिल्ली। तो 9 स्ट्रेचेस को सेलेक्ट किया गया है दिल्ली में, जिनको कि रीडिज़ाइन किया जाएगा और रीडेवलप किया जाएगा ताकि वो यूजफुल हो सकें साइकिलिस्ट के लिए जो साइकिल चलाते हैं या फिर जो पेडेस्ट्रियन है, मतलब जो पैदल चलते हैं, साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में अभी 600 मीटर के स्ट्रेच को जो कि लोधी रोड में है उसका रीडिज़ाइन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब दिल्ली की बात करते हैं। 3 बातें करेंगे दिल्ली के बारे में। सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट एक कैंपेन चलाने जा रही है जिसके अंदर में ये सर्वे करेंगे बच्चों का, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन का। किस बेसिस पे? कि उनके साइकोलॉजिकल और इमोशनल बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू दिस पैंडमिक। क्योंकि सब जानते हैं पैंडमिक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है पूरे सोसाइटी में, लोगों का मोराल बहुत डाउन हो रहा है। तो ऐसे में बच्चों की क्या हालत है ये चेक करने के लिए एक सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और इस बेसिस पे जो दिल्ली का हैप्पीनेस करिकुलम है उसको भी अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन सजग, जो कि दिल्ली का है। और एम क्या होता है? जो भी स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं दिल्ली में उनको रिड्यूस करना। ठीक है, और जब से ऑपरेशन सजग एक्टिवेट हुआ है तो ऐसा माना गया है कि 24% से रिड्यूस कर गई हैं पुलिस कंट्रोल रूम की कॉल्स। ठीक है, मतलब वहाँ पे कॉल्स जो है वो रिड्यूस हो गई हैं। और अभी तक 8006 क्रिमिनल्स जो कि बेसिकली रॉबर्स और स्नैचर्स हैं, गली गली में काम करते हैं ये सब का, उनको जो है अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो मेन आम बेसिकली है कि वहाँ पे ड्रग का यूज़ एलिमिनेट हो सके, साथ ही साथ जो इलिसिट लीकर का यूज़ करते हैं लोग उनको भी अरेस्ट किया जाए। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली इसलिए भी न्यूज़ में थी क्योंकि हाल ही में इसने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो खरीदना चाहते हैं या जो बेचना चाहते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस वेबसाइट पे जाके अपने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लेड आउट प्रायोरिटीज फॉर 2022 एज 5 अलार्म ग्लोबल फायर। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जिसने 2022 के लिए अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड किया है? आंसर है यूनाइटेड नेशंस। तो हाल ही में सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन है? एंटोनियो गुटरेस। इन्होंने एड्रेस किया था अपनी जनरल असेंबली को और इस असेंबली में इन्होंने प्रायोरिटीज़ बताई थी कि 2022 में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, उसी को नाम दिया 5 अलार्म ग्लोबल फायर। और क्या क्या प्रायोरिटी थी इनकी? सबसे पहले पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो कि बैंकरप्ट हो चुका है उसको टैकल करना। उसके बाद सेकेंड नंबर पे था क्लाइमेट क्राइसिस, मतलब क्लाइमेट के जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी मुद्दे उठे हैं उनको सॉल्व करना। फिर थर्ड थी साइबर स्पेस, साइबर स्पेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो लॉलेसनेस है उसको हैंडल करना। फिर फोर्थ नंबर पे था कोविड की वजह से जो पीस खत्म हो चुका है पूरी सोसाइटी में उसको फिर से बढ़ाना। और लास्ट था सिक्योरिटी।
तो ये 5 इनकी प्रायोरिटीज़ थी, ठीक है। याद रखिएगा एंटोनियो गुटरेस को हाल ही में एज ए सेक्रेटरी जनरल इनके सेकेंड टर्म के लिए चुना गया है, अभी 3-4 महीने पहले, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की है जिसका नाम क्या है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने प्राइवेटी सेक्टर की रिकॉग्निशन को हाईलाइट किया है, किस लिए, रिटेल लेंडिंग के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, ठीक है। तो रिपोर्ट ये भी रिकमेंड करती है कि जो ईवीज का इंक्लूजन है इसको आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस में होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है, देखिए जो भी इस तरह की रिपोर्ट होती है उसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसने दी है, नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप अ प्लास्टिक पार्क इन विच सिटी। तो इंडिया का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ये हम क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं आई थिंक। आंसर है मंगलुरु। तो यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनली अप्रूव कर दिया है कि वो प्लास्टिक पार्क बनाएगी मंगलुरु कर्नाटका में। साथ ही साथ कितने एकड़्स पे बनेगा, 104 एकड़्स पे, लागत कितनी है, 62.77 करोड़ रुपीस, ठीक है। याद रखिएगा इसका 50% जो है वो सेंटर देगी और रेस्ट जो 50% लागत है वो कौन देगा, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड, ओके। देखिए इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया था 9,802 करोड़ रुपए का सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट, कहाँ पे, यूपी के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 मेजर रिवर्स को कनेक्ट करती है। कौन सी रिवर्स हैं ये, घाघरा, सरयू, राप्ती, बेनगंगा और रोहिणी, ठीक है। इसके अलावा सरयू रीजनल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, मुंबई में, और ये प्रोवाइड करेगा 403 मिलियन लीटर्स पर डे के हिसाब से वाटर सप्लाई उसकी 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, कहाँ पे, वेस्टर्न सब रीजन ऑफ मुंबई में, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा फेजेस में 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 7, लिविंग रूट ब्रिजेस इज एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो कौन से स्टेट में है ये, आंसर है मेघालय। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोशिश की है इसको थोड़ा सा ग्रीन करने की, मतलब कुछ ग्रीन रूल्स लेकर आए हैं ताकि ये शामिल हो सके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में, ठीक है। और मेघालय की बात करें तो हाल ही में इसने अपना 50वां स्टेटहुड डे मनाया है 21 जनवरी को। क्या आप बता सकते हैं मेघालय के साथ किन 2 अदर स्टेट्स ने स्टेटहुड डे बनाया है सेम दिन 21 जनवरी को। अब यूनेस्को के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, और इसी दिन यूनेस्को ने ये अनाउंस किया था कि वो अब हिंदी डिस्क्रिप्शन देगा अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, ठीक है। जो भी इंडिया में है उनका हिंदी डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल होगा। और याद रखिएगा कि वर्ल्ड हिंदी डे ऑल्दो हम 10 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन जो नेशनल हिंदी डे है वो हम कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। इसके अलावा लास्ट मंथ हमने देखा था कि यूनेस्को ने एक हैती का सूप है जिसका नाम है जोमू, उसको भी अपने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो पूछ सकते हैं कि ये सूप कहाँ का है, आंसर है हैती कंट्री का, ओके। अब एक और चीज़ देखते हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को ने लास्ट ईयर दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन को भी इंक्लूड कर लिया है यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया री इलेक्ट हो गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को में 4 साल के पीरियड के लिए, ठीक है, मतलब 2021 से लेके 2025 तक के लिए। साथ ही साथ यूनेस्को ने श्रीनगर को डेजिग्नेट किया है एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, और श्रीनगर बन गई है 6वीं सिटी इसमें शामिल होने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी और 5 सिटीज़ हैं, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, किरीबती विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज अ कंट्री लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। किरीबती एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा अकेला आइलैंड है पूरी दुनिया का, और ये कहाँ पे है, ओशनिया में, लगभग 4800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो कोई तो रीज़न होगा इसके न्यूज़ में होने का। एक्चुअली लास्ट वीक तक यहाँ पे कोई भी कोविड केस नहीं था, लेकिन लास्ट वीक यहाँ पे 2 कोविड केस मिल गए, और इसकी वजह से यहाँ पे कंट्री का पहला लॉकडाउन लगा है, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ में था। इसके अलावा याद रखिएगा नूसनतारा इंडोनेशिया की नई कैपिटल बन गई है, ठीक है। इसने रिप्लेस किसको किया है, जकार्ता को। जकार्ता इसकी पहली कैपिटल थी। इसके अलावा यूनेस्को ने 2 हेरिटेज अवार्ड दिए हैं निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट को उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए,
इनको स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है सस्टेनेबल अवार्ड की कैटेगरी में और अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस भी। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 मेजर साइट्स को यूनिफाई करती है। कौन कौन सी है? सुंदर नर्सरी, सेकेंड है निज़ामुद्दीन बस्ती, थर्ड है हुमायूं टोम। ओके, इसके अलावा एक टेम्पल है तेलंगाना में, बेसिकली क्या नाम है इसका? रुद्रेश्वर टेम्पल। इसको लास्ट ईयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की तरफ से इस लिस्ट में। ओके, कहाँ पे है ये? और स्पेसिफिकली बात करें तो पालमपेट, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये टेम्पल बनवाया गया था ककटिया रूलर्स के एरा के टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द अमर जवान ज्योति एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? से इस्टेब्लिश की गई थी 1972 में, जब इंडिया ने 1971 वॉर पाकिस्तान से जीत ली थी। ठीक है, और इसी के बाद हमने देखा था कि बांग्लादेश का क्रिएशन हो गया था। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो हाल ही में इन्होंने अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी प्लान रिलीज किया है, जो कि फोकस करता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है ये सेंटर में होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के। ठीक है, और कैबिनेट ने इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया है, साथ ही साथ अडॉप्ट किया है, और ये पॉलिसी 5 साल का डॉक्यूमेंट है जो कि कवर करेगा 2022 से लेके 2026 तक का टाइम पीरियड। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि अब ये एक नया क्वाड डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करेंगे, और एम क्या होगा? टू इन्हांस द रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि ये अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम होता है कि टेररिज्म को कर्ब करता है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एग्रीमेंट टू रिजुवनेट द सरस्वती रिवर बाय कंस्ट्रक्टिंग आदि बद्रा डैम? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो इस डैम को बनाएंगे। कहाँ पे? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, और इसके अलावा इस एरिया को एज अ पिलग्रिमेज साइट भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि सरस्वती रिवर को रिवाइव किया जा सके, साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो ये जो डैम है ये बेसिकली 31.66 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे बनेगा, और लागत कितनी है? 215.33 करोड़ रुपए। ओके, अब कुछ न्यूज़ कवर कर लेते हैं। याद रखिएगा यूपी अभी फर्स्ट आया है किस चीज़ में? 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में बेस्ट स्टेट के तौर पे। ठीक है, इसके बाद इसको फॉलो कौन करता है? राजस्थान और तमिलनाडु। साथ ही साथ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने 2nd फेज रिलीज कर दिया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम का, और इसके अंदर में 20 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए जाएंगे टोटल 7 स्टेट में। कौन कौन से हैं ये स्टेट? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ठीक है, लागत कितनी है? 12,031 करोड़ रुपए, और 33% इस पूरी लागत का सेंटर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान से पढ़ने हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट्स में टाइप करना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनका आंसर लिखिए, जो नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप दूसरों के आंसर से अपने आंसर टैली करके उसको देख सकते हैं क्या इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अगर आपके 5 में 5 आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते हैं 1 आते हैं 0 भी आते हैं तो कोई बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, आई एम श्योर। ओके, बस आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है और मन लगा के पढ़ाई करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके अलावा आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है, तो वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी, साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की भी। तो फिर मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zaid Sana signing off.